हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टूबा टाइम्स न्यूज लेटेस्ट। न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। किसान उस लोन का बीमा था, बैंकर्स का पैसा सुरक्षित किया गया था। लोनी किसानों के लिए वो अनिवार्य थी और नॉन लोनी किसान उसमें आते ही नहीं थे। यूपीए की जब सरकार थी तब फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक या तहसील, और इसका मतलब यह है कि पूरे ब्लॉक में या पूरी तहसील में फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान का क्लेम मिलेगा। अब फर्ज कीजिए 5 गांव में 10 गांव में फसल खराब हो गई तो उन किसानों को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील में खराब कर दो तब हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो हमें फायदा ही नहीं मिलने वाला। उस योजना को बदल दिया गया 2016 में, और अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई। मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया, मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर क्लेम के भुगतान में देर करती है तो 12% की दर से उस पर ब्याज किसान को देना पड़ेगा जितनी वो देर करेगी। पहले कई बार राज्य अपना हिस्सा नहीं देते थे क्योंकि फसल बीमा योजना में एक हिस्सा राज्य सरकार का और एक हिस्सा केंद्र सरकार का 50-50% होता है। तो राज्य डिले करते थे तो पैसा बहुत डिले हो जाता था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा तत्काल किसानों के खाते में डाल देंगे। ऐसे अनेकों परिवर्तन फसल बीमा योजना में किए गए और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसपे कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेके, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेके फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। तो बुआई से लेके कटाई तक ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 में ये योजना जारी रहेगी। इसमें एक और शिकायत आती थी कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। मतलब कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना
उसके नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तो परफेक्ट होता है और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, कहीं बरसात ज्यादा हुई उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूट से घूम के आना पड़ा, जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर दिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तीसरा फैसला हुआ है चावल के एक्सपोर्ट का। मैं आपके माध्यम से देश को सूचना देना चाहता हूं, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उनकी विकास दर 3.5 से लेकर 4% के बीच होने वाली है। हमारे पास चावल के भी भंडार है। पिछले दिनों चावल की कीमत किसान को ठीक मिले इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों फैसले नए साल के किसान हितैषी फैसले हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरे साल, विशेषकर मैं 6 महीने की बात करता हूं, किसानों के हित में अनेकों फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। आपको ध्यान होगा 18 जून को चुनाव के परिणाम के बाद अगर सबसे पहला कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री जी का हुआ था
तो वाराणसी में 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भेजी गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में ही 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाले डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी दी गई है। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जिसमें 10,103 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसको भी स्वीकृति दी गई है। कच्चे तेल पर जो आयात शुल्क 0% था, वो बढ़ा के प्रभावी रूप से 27.5% कर दिया गया है, ताकि हमारी तिलहनी फसलों के रेट ठीक रेट किसानों को मिल सके। और रिफाइंड तेल पर तो ये आयात शुल्क बढ़ा के 35.775% कर दिया गया, 35.75%। चावल के, बासमती चावल के निर्यात से 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। गैर बासमती सफेद चावल पर भी 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो भी हटा दिया गया। और उबले चावल, भूसी वाले चावल, इन पर भी निर्यात शुल्क 10% था, वो घटा के 0 किया गया। प्याज पर भी 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो हटा दिया गया। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले सरकार ने किए। भाजपा सरकार ने 61 फसलों की 109 नई किस्में किसानों को समर्पित की, जो जलवायु अनुकूल थी। बेहतर उत्पादन किसान कर सके, इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था। और इन्हीं फैसलों का परिणाम है कि देश में 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान था खाद्यान्न उत्पादन का, वो 332.2 मिलियन टन पिछले 22-23 के मुकाबले काफी अधिक है। पहले 329.7 मिलियन टन था, उससे 2.6 मिलियन टन अधिक है। कैबिनेट ने एक पीएम आशा कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है, जिससे अगर फसलों के कीमतों में उतार चढ़ाव हो तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत किसानों को ठीक दाम देने के लिए हम बाजार में हस्तक्षेप कर सकें। सरकार सीधी खरीदी भी, जैसे भी सोयाबीन की चल रही है, वो सीधी खरीद भी कर रही है। और अगर राज्य चाहे तो भावांतर भुगतान के माध्यम से भी ये खरीद हो सकती है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर, इन पर खरीद पहले होती थी केवल 25%, वो सीमा हटा ली गई। और जितना भी उत्पादन होगा सारा का सारा सरकार खरीदेगी, ये फैसला किया गया है। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों किसान हितैषी फैसले पिछले दिनों किए गए। और नए साल पर किसानों के हित में जो 3 बड़े फैसले किए गए हैं, वो किसानों की आय बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हाँ, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो खत्म कर दिया गया। तो सर था ही नहीं सर, ये एफसीआई से एक्सपोर्ट होगा क्या ये नॉन बासमती वाइट राइस? ऐसा था कि पहले आपकी जानकारी में होगा कि चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता था, वो अब हटा दिया गया है। एक्सपोर्ट पर भी बैन था, इसलिए कि अपने देश में चावल की कमी ना हो, देश की जरूरत का चावल यहाँ रहे। लेकिन अब हमारे पास चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध था वो हटाया गया। सर, वो पहले हट गई थी सर। ये जो 1 मिलियन टन है, ये एफसीआई एक्सपोर्ट करेगी या प्राइवेट मार्केट से जाएगा? ये इंडोनेशिया वाला जो इंडोनेशिया वाला, ये तो हमारे एफसीआई सहकारिता मंत्रालय इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ है और एफसीआई से जाएगा उसमें। उससे जाएगा। तो सरकार पहली बार एक्सपोर्ट कर रही है बहुत दिन बाद। कुछ बता सकते हैं सर, कब ये पहले कब लास्ट टाइम सरकार ने एक्सपोर्ट किया? ऐसा जब भंडार भरे हैं तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हम जब मिनिमम हमारे यहाँ की जरूरत रहती है खाद्यान्न की, उसको संरक्षित करते हुए किसान को ठीक दाम मिले,
इसके प्रयत्न करते रहते हैं। सर वो संस्था का नाम थोड़ा बता देंगे सर? जो 3 संस्था जो FCI और सहकारिता मंत्रालय भारत के और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ है और ये NECL के द्वारा NECL राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा ये हाँ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अधिकृत है ये। सर ये जो सर ये आज ये कैबिनेट में हुआ है। NCEL बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सहकारी समिति है। हाँ आज कैबिनेट ने लिया है। सर ये 2 सवाल हैं। एक तो आज आपने मैराथन मीटिंग्स की हैं सुबह से अपने चारों विभागों की, तो क्या आपने टारगेट्स तय किए हैं उसके बारे में? और सर दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि नया साल सरकार ने किसानों के लिए समर्पित किया है, तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और कल पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो किसान प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जैसे किसान नेता डल्लेवाल, वो उठने को तैयार हैं बशर्ते कि भारत सरकार उनसे बातचीत करेगी। पहली चीज तो ये कि नए साल में नए संकल्प के साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और लैंड रिसोर्सेज विभाग, उनके लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और लक्ष्य में भी ये तय किया है कि 1 महीना मतलब जनवरी में कितना काम होगा, फरवरी में कितना करेंगे और 31 मार्च तक हम क्या करेंगे। हमने टारगेट तय किए हैं, उन टारगेट को अचीव करने का रोड मैप बनाया है और उसी रोड मैप पर चलकर हम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज 2 बैठक मेरी अभी हो गई है 2 विभागों की अभी मैं आपसे चर्चा के बाद करने वाला हूं। सरकार किसानों के हित में लगातार कल्याणकारी फैसले लेती चली जा रही है और उनको इम्प्लीमेंट भी लगातार कर रही है। सब पंजाब के किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्देश दे रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाइयाँ। कोई बातचीत करने का कोई प्लान है सर उनको उनके साथ ताकि आगे बढ़े? अभी तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। नहीं करेंगे सर, आप लीड नहीं करेंगे बात को लेकर? मैं तो हमेशा किसान संगठनों से लगातार चर्चा करता ही रहता हूँ, हर मंगलवार को मिलता ही। सर एक चीज बताइए सर, ये जो DAP का जो आपने बताया सब्सिडी, आपने बोला कि 1350 रुपए में DAP फार्मर्स को दिया जाएगा और उसमें आप कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है सर 2435 रुपए, ये तो रबी के लिए है, ये खरीफ में कॉस्ट कितना सर? नहीं, आमतौर पर लगभग इतनी कास्ट रहती है। कंपनियां हर साल कुछ कास्ट कम तो खैर क्या होती है, बढ़ती रहती है, तो उसके हिसाब से सब्सिडी बढ़ती है। जैसे पिछले साल 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में किसानों की जो फर्टिलाइजर मंगाई थी वो कंपनियों को दी गई थी। तो इनके रेट कई बार बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते रेट का भार किसान के ऊपर ना पड़े इसलिए सरकार बजट में प्रावधान करती है। जैसे मैंने बताया कि अभी आज की कैबिनेट में ही 3,850 करोड़ रुपया हमने उसके लिए प्रावधान किया है। तो कई बार ये रेट बढ़ते हैं तो बढ़े हुए रेटों का भार किसान पर नहीं आने देते, किसान को केवल 1350 रुपया प्रति 50 किलो का बैग मिले, इसके लिए व्यवस्था करते हैं। सर ये फसल बीमा पे एक क्वेश्चन है, आप भी बोले कि ये 25-26 तक कंटिन्यू रखने की फैसला किया गया है, तो नॉर्मली कोई स्कीम होता है वो 5 साल के लिए होता है, तो ये इस साल 24-25 अभी खत्म, फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं। फसल बीमा तो 25-26 में 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ाया गया, अगली बार 5 साल के लिए फैसला होगा ना, तो कंटिन्यू रहेगा, मतलब खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं, अभी तो ये कंटिन्यू कर दिया है, खत्म होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए ये प्रावधान किया है। ये योजना जारी रहेगी और कुछ संशोधन किए जो मैंने आपको बताया। हाँ, इसके बाद फाइनेंस कमीशन जब फिर
आएगा तो उसके बाद 5 साल के लिए फिर आएगा। ये 25-26 के बाद भी कंटिन्यू होगा तो मतलब ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना ऐसी है कि जो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। हाँ, सुधार और संशोधन की गुंजाइश सदैव रहती है। अगर कहीं कोई कमी पाई तो उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने बोले कि कौन कौन से स्टेट, उनको पूछा गया कि कौन कौन सी स्टेट अभी शामिल नहीं है, तो उन्होंने बोला एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूछ लेना। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट अभी नहीं है? ऐसा 23 राज्य अभी शामिल है। मैं उनकी सूची भी, और कुछ राज्य ऐसे जो अपनी फसल बीमा योजना चलाते हैं तो वो सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। सर, एक ICR में को लेकर के उस रिक्रूटमेंट को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही क्या है। को लेकर? ICR में रिक्रूटमेंट जितने भी होते हैं वहाँ पर ICR का भी वगैरह का भी है, कुछ जितने भी अपॉइंटमेंट वहाँ हुए हैं उनको लेके काफी चर्चाएं आती है कि वहाँ सही तरह से नहीं हो रहे। तो क्या ऐसा लगता है कि इनको नहीं है, बात सही तरह से हो रहा है। मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। नहीं, तो इसमें काफी नहीं सर, वहाँ के गवर्नमेंट बॉडी में संगतियाँ भी है वहाँ पे। जैसे ASR भी का भी जो हुआ था उसको लेकर के भी काफी, जब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कंप्लेन की थी, जिसपे भी 3-4 महीने पहले भी चर्चा आई थी। अभी फिर से 3-4 दिन से मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो एक नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है। धन्यवाद।